हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जी हां, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पीएसयू सेक्टर से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं उस सेक्टर के बारे में, उस म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, ऑलरेडी आप थंबनेल में देख करके आ रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है कि कौन सी असेट मैनेजमेंट कंपनी है तो आगे चल के आपको वन बाय वन करके इन डेप्थ एनालिसिस होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो केवल 22 रुपये का इसका एनईवी है। जी हाँ, केवल 22 रुपये का इसका एनईवी है। एक साल में देखिए 32% का सीएजीआर, भाई साहब एक साल में 32% का सीएजीआर इन्होंने बना के दिया है। 3 साल में देखिए 40% का सीएजीआर, मैक्सिमम देखिए 23.61% का सीएजीआर इन्होंने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक थीम बेस्ड कैटेगरी से रिलेटेड आता है, तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को थीम बेस्ड कैटेगरी से रिलेटेड रखते हैं तो आप ये मान के चलना हमेशा थीम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक स्पेसिफिक थीम ही काम करती है। तो अगर इस समय बात करेंगे हम तो देखिए, चाहे पीएसयू सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, आईटी सेक्टर फिलहाल काम नहीं कर रहा है, ना ही फार्मा सेक्टर काम कर रहा है। पर जी हाँ, पीएसयू सेक्टर अच्छे से काम कर रहा है। चाहे आप पीएसयू बैंक को ले लो, चाहे आप पीएसयू एंटरप्राइज को ले लो, जस्ट लाइक आप चाहे भेल को ले लो यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ले लो, चाहे आईआरसीटीसी इरकॉन को ले लो, ये सारे शेयर्स अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी अच्छा रिटर्न इसने बना के दिया है। तो डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि इरकॉन हो गया, भेल हो गया, ऐसी कुछ शेयर्स होने चाहिए। यहाँ पर वन बाय वन करके देख लेंगे कि कौन कौन से शेयर्स हैं यहाँ पर देखिए रिस्क के मामले में देखिए कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस शेयर के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो जी हाँ, देखिए एनईवी देखिए आप, 9 रुपये का इसका एनईवी था, कहाँ तक गिर गया, 7 रुपये तक आ गया। फिर देखिए 10 का एनईवी कहाँ तक गिर गया, ये देखो 10.080। फिर देखिए 11 का एनईवी कहाँ तक आ गया, फिर 11 पॉइंट ये कुछ गिरा। फिर उसके बाद देखिए 12 का एनईवी ऑलमोस्ट फ्लैट चला। फिर उसके बाद देखिए 15 का एनईवी कहाँ तक आ गया, 14 तक आ गया। फिर देखिए 15 का एनईवी कहाँ तक आ गया, 13 तक आ गया। तो अगर आप किसी भी थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से आते हैं तो आप एक बात तो यकीन करके मान के चलना कि मेरे भाई आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, और पॉसिबिलिटी ये है कि 2, 4, 6 साल तक हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड एक रेंज में कारोबार करता हुआ देखने को मिले। ठीक है, और धवल गाला साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के ये फंड मैनेजर हैं। इसके साथ साथ देखिए 3 महीने में 7.45% का सीएजीआर एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 6 महीने में देखिए 22.27% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। एक साल में 32.18% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। 3 साल में ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स का पैसा इसने डबल कर दिया, यानी कि 3 साल में 174% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाल के दिया है। अभी फिलहाल इस म्यूचुअल फंड को 5 साल नहीं हुए हैं, तो इस वजह से हमारे पास 5 साल का डेटा है नहीं। इसके साथ साथ रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि मेरे भाई म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। जिस असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी, और इसका जो म्यूचुअल फंड है इसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, कोशिश करें कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान के साथ रहें और ग्रोथ प्लान के साथ रहें। अवॉइड करने की चेष्टा करें रेगुलर प्लान को, और साथ ही साथ आप डिविडेंड प्लान को। 1419 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.72% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 4.42% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एसएनपी बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। 30 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे, तब आपसे इस केस में 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब मैं बात करूंगा किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा है। तो देखिए फाइनेंशियल के अंदर है, एनर्जी के अंदर, कैपिटल गुड्स, मेटल्स एंड माइनिंग, इसके साथ साथ मटेरियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, इंश्योरेंस, केमिकल्स, ये कुछ सेक्टर हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। देखिए एनटीपीसी से शुरुआत करेंगे। एनटीपीसी, कोल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड, गेल लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि ओएनजीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी हाउसिंग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल हो गया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, एनएमडीसी स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएमएल, इंडियन रेलवे कैटरिंग, आईआरसीटीसी हो गया, एनएमडीसी हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि भेल हो गया, राइट्स लिमिटेड, एनएलसी इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम, कैनरा बैंक, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, इंद्रप्रस्थ गैस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड तमिलनाडु, न्यूज़ प्रिंट, इसके साथ साथ मॉइल कंटेनर कॉरपोरेशन यानी कि कॉनकॉर हो गया, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी हो गया, गुजरात अल्कालीज, भारत डायनामिक्स, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, और बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड। ये कुछ शेयर हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। देखिए जब तक आपको सिमिलर गवर्नमेंट, जो अभी इस समय प्रेजेंट में गवर्नमेंट भारत के अंदर चल रही है, जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक आप यकीन मानना पीएसयू सेक्टर अच्छा काम करेगा। सिंपल सी बात है।
इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने से पहले आपको केवल एक चीज़ पर विचार करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई सिमिलर गवर्नमेंट 2024 में वापस आ रही है, तब आप पीएसयू सेक्टर के साथ रहना, क्योंकि अगर सेम गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो डेफिनेटली जो अदर सरकारें हैं उनका पीएसयू सेक्टर पे कभी जोर रहा ही नहीं। कई सारे जो हमारे नए इन्वेस्टर होंगे, एग्जांपल के तौर पे अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसे काफ़ी हद तक ये थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि यार देश के अंदर हर चीज़ प्राइवेटाइज हो रही है, क्या ही करें। पर आपको एक चीज़ भी माननी पड़ेगी कि मेरे भाई इसके चक्कर में शेयर प्राइस ऊपर गया है। शेयर प्राइस क्यों ऊपर गया? क्योंकि किसी भी कंपनी की ग्रोथ की वजह से शेयर प्राइस ऊपर जाता है। पहले क्या होता था, 100% गवर्नमेंट एंटरप्राइज होते थे, अभी धीरे धीरे इनके अंदर स्टेक खाली किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या किया जा रहा है कि काफ़ी हद तक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को हायर किया जा रहा है। मैंने तो एक रिपोर्ट ये भी पढ़ी थी कि मुंबई के अंदर जो पुलिस वगैरह की जो भर्ती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किए जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें सही रहती हैं। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऑफेंड मत होना कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट जॉब पे, आसानी से कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपसे कि मेरे भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और पब्लिक का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते हैं। ये बात थोड़ा सा ऑफेंड होने की बात नहीं, पर मैं जो सही है वो सही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता था, कंपनी की बैलेंस शीट हो, कंपनी के फंडामेंटल्स हो, कंपनी का बिजनेस हो, कई बार बहुत ज़्यादा हैम्पर रहता था। इस गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ उसके बाद से इन्होंने क्या किया, इन्होंने मर्जर करना स्टार्ट कर दिया, एक बैंक को दूसरी के साथ मर्ज कर दिया। यकीन मानना, अगर ये सिमिलर कैटेगरी में रहा तो भारत देश के अंदर केवल 3-4 बैंक ही बचेंगे पीएसयू के अंदर, बाकी सारी बैंकें एक दूसरे के अंदर मर्ज कर दी जाएंगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखिए काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को हायर किया जाएगा और वो लोग ठीक से काम करेंगे, जिसकी वजह से एक जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो निकल के बाहर आएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, उसको हैम्पर किया जा रहा है। नहीं, जो लोग लेकिन यार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो थे पर वो कहीं ना कहीं केवल टुकड़ों पे पल रहे थे, उनको निकालने की बाहर कोशिश की जा रही है, जो कि मैं मानता हूँ एक सही स्टेप है। इसके साथ साथ इसी वजह से अगर आपको लगता है कि मेरे भाई, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि कौन सी गवर्नमेंट वापस से रिपीट करेगी, पर मुझे पता है कि कौन सी गवर्नमेंट वापस से रिपीट करेगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है जैसा कि मैं सोच रहा हूँ तो यकीन मानना ये पीएसयू सेक्टर और भी आगे चलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट काम नहीं करेगी और अगर मैं गलत हुआ तो डेफिनेटली ये जो पीएसयू सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, वापस से आ जाएंगे। देखिए किसी भी अगर आप बड़े इन्वेस्टर से पूछेंगे कि भाई इरकॉन कैसा है, IRFC कैसा है, किसी से पूछेंगे भेल कैसा है, वो आज भी रिकमेंड नहीं करता है किसी को भी कि ये शेयर खरीद लो जाके। पर चूंकि ये शेयर अभी इन्होंने उनको भी बीट कर दिया है कि एक्चुअली में जो बड़े बड़े दिग्गज थे, जो लोग स्टॉक का एनालिसिस करते थे, उन्हें भी पता नहीं चला कि किस तरीके से ये पीएसयू सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा बाढ़ निकल के या इतना ज़्यादा रिटर्न डिलीवर करके दे रहे हैं। वो सिंपल सी बात है कि भाई शेयर मार्केट हमेशा ग्रोथ को देखता है कि किस कंपनी के अंदर ग्रोथ हो सकता है। तो गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है, पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि इस सेक्टर में अच्छे से ग्रोथ आ सकता है, तो इस वजह से ये सारे शेयर काम कर रहे हैं। और जब ये सारे शेयर काम कर रहे हैं तो इसकी वजह से पीएसयू सेक्टर भी काम कर रहा है। यकीन मानना 2014 से पहले पीएसयू सेक्टर को कोई देखता ही नहीं था और ना ही कोई शेयर के ऊपर फोकस करता था। हालांकि शेयर्स बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके थे, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके थे। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, थोड़ी सी PLI स्कीम लेकर के आए और एक सेक्टर को बूम दिया, एक सेक्टर को थोड़ा सा बूस्टर दिया। इसकी वजह से देखिए शेयर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑल इन ऑल बताएंगे तो ये म्यूचुअल फंड बढ़िया काम कर रहा है। आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक बढ़िया एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 2,96,273 करोड़ के साथ ये आते हैं, 162 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। अगर हम पीएसयू सेक्टर की बात करेंगे तो जी हाँ, ऐसा लगता है कि भाई पीएसयू सेक्टर कुछ तो बड़ा करेगा और आने वाले समय में लग भी रहा है कि भाई साहब पूरी ग्रोथ ओरिएंटेड ये भारत की ग्रोथ स्टोरी हो सकती है। क्योंकि देखिए भारत की ग्रोथ स्टोरी के अंदर गवर्नमेंट के जो एंटरप्राइज है उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन और बहुत बड़ा रोल हो सकता है अगर वो साथ में आएंगे। और इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये जोर है कि सेक्टर को थोड़ा सा बूस्ट किया जाए। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि पीएसयू सेक्टर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इसके सेक्टर में अगर आदित्य बिरला सन लाइफ के अगर हम पीएसयू सेक्टर की बात करेंगे या पीएसयू म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो अच्छा रिटर्न देगा और दे सकता है। फिर भी किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सुनना। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।